Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। संघ प्रमुख सहित कई मेहमान पहुंचे अयोध्या। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, दुनिया पर रामायण की गहरी और अमिट छाप है। बुधवार को प्रधानमंत्री करेंगे भूमि पूजन। सुशांत मामले में बिहार सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। बिहार के डीजीपी बोले, मुंबई पुलिस के डर से छिपे 4 अफसर, हाउस अरेस्ट का है डर। श्रीनगर में 2 दिन का कर्फ्यू। फारूक अब्दुल्ला बोले, बीजेपी ने अतीत से नहीं ली कोई सीख। 5 अगस्त को धारा 370 हटने का पूरा होगा 1 साल। अब एक दिन में भारत में अमेरिका से भी ज्यादा आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। वैक्सीन ट्रायल के लिए चुने गए लोगों में 20वीं सदी के शरीर में पहले से मौजूद हैं एंटीबॉडीज। दिल्ली में 2 दिन तक और चलेगा सेरो सर्वे। और वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर भड़के रामगोपाल वर्मा, कहा विलेन है अर्नब गोस्वामी, फिल्मी हस्तियों से एकजुट होने की अपील की है। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग लाइनअप है मेरे पास 5 स्टोरीज का। इन सारी खबरों का विश्लेषण करूंगी, इसके पीछे का सच बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो है कल हो रहे अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का जो आयोजन होने वाला है, उससे जुड़ी खबरें हैं। ज़ोर शोर से इस समय तैयारियां वहां पर चल रही हैं। हालांकि जो वीवीआईपीज़ हैं उनकी बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। 200 से ज़्यादा वीवीआईपीज़ वहां नहीं पहुंच पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह को भी जाना था, लेकिन उन्हें कोरोना हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो 154 लोगों की जो लिस्ट है, उनको इन्वाइट जो भेजे गए हैं वो कोडेड इनवाइट्स हैं जो उन्हें दिए जा रहे हैं। और जितने भी जो इंतज़ाम सामने आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, यानी कि जो स्टेज है, जो डायस है, उस पर 5 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे। उन 5 लोगों में से हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, गवर्नर जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, और ट्रस्ट राम मंदिर ट्रस्ट के जो चीफ हैं नृत्य गोपाल दास महंत। तो ये सारे लोग डायस पर होंगे, स्टेज जो बना होगा उस पे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग वहाँ लोगों की उपस्थिति नहीं होगी। लेकिन जो राम मंदिर का जो भूमि पूजन है, जो राम मंदिर ट्रस्ट जो अब ये शिलान्यास करेगा, उसको लेकर जमकर राजनीति बीजेपी और कांग्रेस में लगातार बन रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टीज़ में एक होड़ लग चुकी है कि किसके हैं राम की लेगेसी किसकी है। बीजेपी उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करती है, क्योंकि बीजेपी का एक हिंदुत्व एजेंडा रहा है और उस हिंदुत्व एजेंडा से कांग्रेस बचती हुई आई है। लेकिन आपने देखा कि 2014-2019 दोनों में बीजेपी की जो लहर थी वो हिंदुत्व वोट बैंक से काफ़ी जो जिस तरीके का मैंडेट उसे मिला, तो कांग्रेस उस पर सोचने पर मजबूर हो गई। देयर इज़ अ नीड टू रीथिंक अबाउट द हिंदुत्व एजेंडा, एंड कांग्रेस कैन नो लॉन्गर बी अफोर्ड टू लुक लाइक अ पार्टी विच इज़ नॉट अ प्रो हिंदुत्व फोर्स। और इसकी वजह से आपने देखा कि जिस तरीके की खबरें उस समय आ रही थी कि राहुल गांधी के जनेऊ पहनने की खबरें आ रही थी, वो मंदिर जा रहे थे। लेकिन जिस समय अब राम मंदिर के निर्माण की बात शुरू हुई है, शिलान्यास और भूमि पूजन की बात शुरू हुई है, तो पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा होगा कि अलग अलग कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो अपनी जो प्रॉक्सिमिटी है, अपनी नज़दीकियां हैं, वो भगवान राम से बता रहे हैं कि भगवान राम के वो कैसे करीब थे। और शिलान्यास का भी क्रेडिट कांग्रेस लेना चाह रही है इसको लेकर। वो ये कहती है कि जो शिलान्यास और भूमि पूजन था वो राजीव गांधी के समय में हो गया था। अब आपको ये बता दें कि जो यंगस्टर्स हैं कांग्रेस में, जैसे कि दीपेंद्र हुडा, जितिन प्रसाद, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला प्रियंका गांधी के ऊपर, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी की, और उनसे कहा गया कि जो भूमि पूजन पर आपका जो स्टैंड है वो उसे क्लियर किया जाए। तो फाइनली आज प्रियंका गांधी ने अपने स्टैंड को क्लियर किया। और उनका जो एक स्टैंड था, अगर मैं आपको उसका क्रक्स अगर बताऊं, अगर क्विंटेसेंस बताऊं, तो उन्होंने ये कहा है कि राम सबके हैं, वाल्मीकि के भी हैं, कबीर के भी हैं, तुलसीदास के भी हैं। और उन्होंने वारिस अली शाह को भी कोट किया, और उन्होंने कहा कि वारिस अली शाह ने कहा था कि जो रब है वही राम है। तो ये सारी चीज़ें प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखी हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो भूमि पूजन का जो आयोजन है कल, वो एक प्रतिबिंब बनेगा
राष्ट्रीय एकता का। एग्जैक्टली अगर मैं उनका ट्वीट आपको पढ़ के बताऊं तो उन्होंने लिखा है कि भूमि पूजन ऑफ रामलला टेम्पल इज एन ओकेजन फॉर नेशनल यूनिटी, फ्रेटर्निटी एंड कल्चरल कॉन्ग्रीगेशन। तो ये बात कहकर स्पष्ट कर दिया है प्रियंका गांधी ने कि उन्होंने एक स्टैंड लिया है। और जो ये बातें बार बार बीजेपी की तरफ से आ रही थी कि कांग्रेस एक एंटी राम पार्टी है, उन्होंने कभी राम का अस्तित्व नहीं माना, हमेशा राम के अस्तित्व को नकारा है, तो आज प्रियंका गांधी ने अपने तरफ से इस बात को क्लियर कर दिया है कि राम हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है और राम सिर्फ किसी एक को बिलोंग नहीं करते, जैसा कि बीजेपी बार बार ये कहती है और बीजेपी उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करती है। सो शी हैज सेड दैट राम बिलोंग्स टू ऑल, वेदर इट इज़ वाल्मीकि, कबीर और एनीवन। तो इस तरीके का एक सेक्युलर आउटलुक होते हुए भी राम का उन्होंने पक्ष रखने की कोशिश किया है। तो एक जमकर इस समय राजनीति हो रही है और 2022 में आपको ध्यान होगा कि यूपी में चुनाव है, तो बहुत ज़रूरी है इस समय कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो माइनॉरिटीज़ अपीजमेंट में बिलीव करती है, लेकिन कांग्रेस के जो नई जनरेशन के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि कांग्रेस को अब आगे सोचना होगा, सिर्फ उस अपीजमेंट इमेज से कहीं आगे बढ़कर चलना होगा और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को भी कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रश्न हैं उस पर खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी सेक्युलर आइडियोलॉजी पर नहीं टिकी हुई है। बहुत सारे लोग विद इन द कांग्रेस दे फील दैट नो, द कांग्रेस नीड्स टू ब्रेक आउट ऑफ दिस मोल्ड। तो बहुत सारी विचारधाराओं में इस समय कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूज पार्टी नजर आ रही है, वेदर इट शुड साइड विद द हिंदुत्व आइडियोलॉजी, वेदर इट शुड साइड विद द सेक्युलर आइडियोलॉजी। लेकिन फिलहाल इसके बीच में जो पूरी सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी है भगवान राम, उसके लिए इस समय ऐसा लग रहा है कि होल्ड लगी हुई है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। लेकिन फिलहाल गुड थिंग अबाउट द कांग्रेस इज दैट एटलीस्ट दे हैव मेड देयर स्टैंड क्लियर एंड प्रियंका गांधी हैज ट्वीटेड दैट राम बिलोंग्स टू ऑल। शी हैज नॉट शाइड अवे फ्रॉम टेकिंग अ स्टैंड ऑन द भूमि पूजन एंड एज वेल एज लॉर्ड राम। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा और मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ। बिहार का चेहरा और बॉलीवुड के जाने माने सितारे सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने आत्महत्या की थी पिछले महीने, उसको लेकर जो उसका केस है वो पूरा पेचीदा होता चला जा रहा है। अब एक तरफ इन्वेस्टिगेशंस हैं और दूसरी तरफ राजनीति भी गरमा रही है बिहार और महाराष्ट्र के बीच। आज की जो खबर है, मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि अब सीबीआई को वो उन्होंने परमिशन दे दी है कि वो सीबीआई जांच करे। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें तब हुई हैं जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने नीतीश कुमार से टेलीफोन पर बात की। कल और परसों 2 दिन तक ये खबरें सुर्खियों में थी कि जो तमाम लीडर्स हैं बिहार के, चाहे वो विपक्षी दल के हों और चाहे रूलिंग पार्टी के हों, सबका ये कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसे हम बिहार के चुनाव को देखते हुए बहुत लाइटली नहीं ले सकते एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी सीन एज पीपल नॉट टेकिंग अ स्टैंड इन दिस पर्टिकुलर केस। और इस प्रेशर में आकर आज नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि बिहार गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया है कि सीबीआई इसकी जांच कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें तब हो रही हैं जब सुप्रीम कोर्ट को जो सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उनका पिटिशन लेना है। उन्होंने मांग की थी कि उनके अपने पिटिशन के जरिए कि इस पूरे केस को मुंबई ट्रांसफ़र किया जाए, जिसके बाद के सिंह ने एक कैविएट लगाया और अब उस केस की सुनवाई होनी है। तो सीबीआई जांच की जो आज आवाज़ें तेज़ हुई हैं बिहार सरकार की तरफ से, उसके बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं। पहली बात तो ये कि जो चुनाव सिर पर है इस समय, कोई भी दल इस समय बिहार का वो एंटी सुशांत सिंह राजपूत एजेंडा नहीं लेकर चल सकता। उनको लगता है पॉपुलर सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, बिहार का एक रिनाउंड चेहरा था, बिहार का एक जाना माना चेहरा था, तो उसको लेकर एक कहीं ना कहीं ग्राउंड सेंटिमेंट बन रहा है। इसलिए कोई भी, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे सत्तारूढ़ पार्टीज़ के जो लोग हों, वो कोई भी इस केस को लाइटली नहीं लेना चाहते। इसलिए नीतीश कुमार ने प्रेशर में आकर सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन कर दी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का, यानी कि कितनी संवैधानिक है, क्या एक पर्टिकुलर केस या एक एफआईआर पर 2 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज क्या जांच कर सकती हैं? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और पुलिस ऑफिशियल्स जिस बात का हवाला दे रहे हैं, जिसको रिया चक्रवर्ती के जो लॉयर हैं सतीश मानशिंडे, उन्होंने भी कहा है कि सीबीआई प्रोब की लीगल सैंक्टिटी नहीं है, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन का मामला है। जो आत्महत्या हुई थी वो मुंबई में हुई थी, इसलिए ज्यूरिसडिक्शन एरिया इज़ इन मुंबई। बिहार में अगर एफआईआर दर्ज की भी है सुशांत के पिताजी ने, तो बिहार पुलिस को एक 0 एफआईआर दर्ज करके इस केस को मुंबई पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये सबके समझ के परे है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इफ़
you talk about Sushant Singh's father, he's well within the rights to ask for a probe. उनको भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है। तो अब इसको लेकर अब ये मामला शायद कोर्ट में इसे हल किया जाएगा कि क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल काफ़ी प्रेशर में और काफ़ी तनाव में इस समय नज़र आ रही है, क्योंकि एक टफ वॉर शुरू हो गई है बिटवीन मुंबई पुलिस एंड बिहार पुलिस। अब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि फोर्सिबली जो बिहार के जो आईपीएस ऑफिशियल्स हैं उनको क्वारंटीन किया गया और उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है। इन सारे एलिगेशंस के बीच में राजनीति बुरी तरह से गर्मा चुकी है बिहार और महाराष्ट्र के बीच में, और ये एक लेवल पर दूसरी लड़ाई ये भी है, इट्स एनडीए बीजेपी वर्सेस द महाराष्ट्र विकास अगाड़ी गवर्नमेंट। तो ये दोनों राज्यों के बीच में जो एक राजनीति है वो गर्मा रही है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक सवाल है कि क्या आप एक एफआईआर पर 2 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसको कैरी आउट कर सकती हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये, जिसका कि कोर्ट में भी इसकी व्याख्या की जा रही है एक पिटिशन के जरिए अभी जो आज आया है, कि क्या हम एक यूनिफाइड सीबीआई की जांच की हम मांग कर सकते हैं। यूनिफाइड सीबीआई इन द सेंस दैट वन case is going to talk about the suicide part of it, and the other case is going to look into the money laundering case, because ऐसा allegation सुशांत के फादर ने ये लगाया है कि 15 करोड़ रुपए साइफन ऑफ किए गए हैं रिया चक्रवर्ती के द्वारा। तो इस तरीके की बातें सुशांत राजपूत के पिता ने अपने एफआईआर में कही हैं। तो इन सारी बातों की जांच अब इस समय चलेगी। बहुत सारी बातें कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को क्लियर करेगा। और क्या ये पूरा केस अब मुंबई को ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, जिस पर कैबिनेट लगी है के सिंह की, तो ये पूरा जो मामला है इसने एक राजनीतिक रंग ले लिया है। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि बिहार में चुनाव है, बिहार में स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल लचर हैं, बाढ़ से लोगों को राहत नहीं मिल रही है, लेकिन वहाँ की जो विपक्षी पार्टीज़ हैं ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए परेशान हैं। तो क्या एक नॉन इशू को क्या हम एक इतना बड़ा इशू बिहार के चुनाव में बनाएंगे? ये सारे बड़े सवाल हैं लोगों के सोचने के लिए और आपके फीडबैक भी देने के लिए। इस पर आपके फीडबैक का मुझे ज़रूर इंतजार रहेगा। आइए अब आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं। हमारी अगली खबर कश्मीर से है। जी हाँ, 5 अगस्त को पूरे 1 साल हो जाएंगे जब धारा 370 वहाँ से हटाई गई थी, यानी कि पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस समय श्रीनगर में और जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अलग अलग जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि लोगों की आवाजाही बिल्कुल वहाँ पर बंद रहे। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो ग्रुप्स हैं वो इस कल की जितने भी वहाँ पर जो भी चीज़ों का आयोजन हो रहा है या जिस भी तरीके के इवेंट्स अगर सामने आएंगे तो उसको कहीं डिसरप्ट करने की कोशिश ना की जाए। आपको ध्यान होगा कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, तो उनकी एक बहुत ज़्यादा एक बड़ी पहल रही है कि कल के दिन को वो एक ब्लैक डे मनाए, काले दिवस के रूप में वो देखना चाहते हैं। तो इस सब को लेके बहुत सारा डर है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि पूरी एक्टिविटी को डिसरप्ट करने की कोशिश की जाए। लेकिन आज सवाल उठता है जिस बात को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने भी एक वेबिनार में मेंशन किया है कि हमने आर्टिकल 370 क्यों हटाया। अब आज 1 साल होने को आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस बात को रिव्यू करेंगी कि 1 साल में हमने क्या खोया क्या पाया। सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि आर्टिकल 370 हमने हटाया, लेकिन उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या विकास हुआ? बीजेपी इस बात को बार बार कह रही थी कि विकास हम ज़्यादा लेकर आएंगे, तो विकास, फारूक अब्दुल्ला का ये कहना है कि ऐसा कोई विकास सामने नहीं आया है, जिसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि 1 year इज़ टू शॉर्ट अ टाइम टू असेस एनी बेनिफिट्स विच हैव अराइव्ड इन द स्टेट। और बात भी सही है कि 1 साल में एक ऐसी डिस्ट्रप्टिव जगह जहाँ पर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध था, लोग डिटेंशन में थे, लोग हाउस अरेस्ट में थे, तो ऐसे में आप विकास की यात्रा को कितना बढ़ा सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, विकास का सवाल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई हैं, जिसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल खड़ा किया है। दूसरा सवाल जो उन्होंने खड़ा किया है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी ने कोई सबक नहीं सीखे। जो 1999 में जो इंडियन एयरलाइंस का जो हाईजैक एपिसोड हुआ था, और उन्होंने उससे भी नहीं सीख ली, जिस तरह से उन्होंने टेररिस्ट को रिलीज़ किया। और एग्जैक्टली अगर मैं फारूक अब्दुल्ला को कोट करूं तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी थिंक्स दैट दे आर वाइजेस्ट ऑफ द वाइज, यानी कि उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इस समय जो पार्टी है वो बीजेपी की है। तो ये सारी बातें सामने आई हैं। इधर बीच बहुत सारे लीडर्स को छोड़ा भी गया है हाउस अरेस्ट से, जैसे सैफुद्दीन सोज को, सज्जाद लोन, लेकिन महबूबा मुफ्ती अभी भी हाउस अरेस्ट में है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी। तो इन सारी चीज़ों को आज बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ दिन पहले लिखा कि वो अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक यूटी को राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलता है। और इस बात को फारूक अब्दुल्ला ने भी इस बात को कहा है कि मैंने ये तो सुना था कि किसी यूटी को राज्य का दर्जा मिले, लेकिन किसी राज्य को हम यूटी कैसे बना सकते हैं? तो यह सारे बड़े सवाल खड़े
किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत जम्मू कश्मीर में शुरू हो रही है। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि जो यूटी का दर्जा है वो एक टेम्पररी फेज़ है, जिसको लेकर अभी कोई डेडलाइन नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं बनी है कि कब तक उसे राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। लेकिन अब्दुल्ला फैमिलीज़ के लिए ये एक नया पॉलिटिकल कार्ड ज़रूर है, क्योंकि उन्होंने कहा है उमर अब्दुल्ला ने कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक इस जम्मू कश्मीर यूटी को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता है। लेकिन फ़िलहाल ये देखना होगा कि अब रिव्यू करने की बारी है कि जो जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए थे, लोगों के साथ अन्याय हुआ था, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस के लेवल तक इन सारी बातों को सामने रखा गया था। तो आज सवाल ये उठता है कि नॉर्मल कब होंगी चीज़ें, व्हेन विल जम्मू कश्मीर बी रिस्टोर्ड टू नॉर्मलसी। कहा जा रहा था कि हिंसा की जो वारदातें हैं वो भी कम होंगी। तो अगर हम सरकार के आंकड़े देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेस हैव किल्ड 150 मिलिटेंट्स इन JNK इन द फर्स्ट 7 months ऑफ दिस ईयर, और पिछले साल के आंकड़े से ये कुछ हल्की सी कमी आई है। और पिछले साल 157 मिलिटेंट्स को मारा गया था, इस बार 150 मिलिटेंट्स को, तो थोड़ी बहुत गिरावट आई है। लेकिन एक साल में अगर आप फिगर देखें तो ये कोई बहुत ड्रास्टिक फॉल नहीं है। तो शायद एक साल में इस चीज़ को आंकना कि जम्मू कश्मीर में कितना विकास हुआ है, कितनी हिंसा की कमी आई है, तो उसको अगर संख्या में देखें, अगर क्वान्टिटेटिवली देखें तो शायद ये संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि वहाँ पर नॉर्मलसी को किस तरह से रिस्टोर किया जाता है। और जब मैं नॉर्मलसी की बात करती हूँ तो हर लेवल पर, सोशल नॉर्मलसी, पॉलिटिकल नॉर्मलसी, इकोनॉमिक नॉर्मलसी, डेवलपमेंटल नॉर्मलसी, हर चीज़ की वहाँ पर बात की जाएगी कि सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर किस तरह से कश्मीर को एक नॉर्मल राज्य की तरह देखा जाए। लेकिन आपको बता दें कि LOC पे लगातार हिंसा की वारदातें सामने आ रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी बिल्कुल राहत से नहीं बैठ सकती हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है कि जो दुश्मन देश है वो आप पर कभी भी हमला कर सकता है। तो ऐसे में पूरी जो जम्मू कश्मीर की आप अगर ज्योग्राफी देखें तो वाकई में क्या नॉर्मलसी, हम रियल नॉर्मलसी हम रिस्टोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ, और वो खबर है कोरोना अपडेट से जुड़ी हुई। सबसे पहली खबर जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है पिछले 24 घंटे में कितने मामले हमारे सामने आए हैं। तो 52,050 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। टोटल केस लोड अगर भारत का अगर आप देखें तो 18,55,745 केसेस हैं, और 803 मौतें पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट की गई हैं। और एक्टिव केसेस, अगर सरकार की हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो सरकार ये नहीं कह रही है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल, सरकार के पास 2 चीज़ें हैं टॉम टॉम करने के लिए, ब्रेस्ट बीटिंग करने के लिए, और वो ये है कि एक्टिव केसेस इस समय सिर्फ 5,86,000 कुछ हैं। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो रिकवरी रेट है भारत का वो बहुत अच्छा है, लगभग 66% के आसपास है, और 12,30,509 रिकवरी केसेस हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, भारत जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, लेकिन रणनीति के टर्म्स में अगर हम देखें तो ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि जो संक्रमण है वो अमेरिका से भी ज़्यादा है। अगर एक दिन का जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना केसेस अगर आप देखें तो अमेरिका को हमने पार कर लिया है। तो ऐसे में क्या हमें रणनीति बदलने की ज़रूरत नहीं है? अगर भारत हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ऑलरेडी बढ़ गया है तो उसको लेकर क्या हर्ड रणनीति होगी, इस पर अभी लेकर सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से जो वैक्सीन ट्रायल के लिए लोगों को वॉलंटियर किया गया था, करीब 100 वॉलंटियर सामने आए थे। तो एक बहुत चौंकाने वाला एक आंकड़ा सामने आया है कि जो 100 वॉलंटियर्स थे उनके जो वैक्सीन ट्रायल्स हुए उसमें से पाया गया कि लगभग 20 लोगों के शरीर में ऑलरेडी कोरोना की एंटीबॉडीज़ थी, यानी कि उनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका था, उन्होंने एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लिए थे, इसलिए वैक्सीन का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो व्हाट बिगर प्रूफ इज़ देयर टू शो दैट वी आर ऑलरेडी heading towards a herd immunity, I'm sorry, but the government doesn't have answers। गवर्नमेंट की रणनीति क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन स्थिति मैं कह दूं बहुत भयावह है। हम इस चीज़ को लेकर नहीं खुश हो सकते हैं कि हमारी रिकवरी रेट बहुत फास्ट है या एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, डेथ्स बहुत कम हैं, ये ठीक बात है। लेकिन आगे क्या है, आगे की रणनीति क्या है? अनिश्चितता हर फ्रंट पर है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे इकोनॉमिकली, हर जगह एक अनसर्टेनिटी है। और सरकार ऐसा लग रहा है कि इस समय कोई क्लैरिटी देने में नाकामयाब नज़र आ रही है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है, क्या फीडबैक है, ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ। आज हमारी आखिरी खबर हमारी ही दुनिया से जुड़ी हुई है, यानी कि मीडिया वर्ल्ड से। जी हाँ, रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी के जो तेवर हैं वो आप
रोज़ शाम उनको टीवी डिबेट्स में देखते हैं कि वो किसी को बोलने नहीं देते और हमेशा अगले को वो विलन बताते हैं। लेकिन आज जो बॉलीवुड के डायरेक्टर है राम गोपाल वर्मा, जो कि जिन्होंने बहुत जानी मानी फिल्म्स बनाई हैं, ही केम डाउन हेविली ऑन अर्नब गोस्वामी। और अगर आज उनके आप ट्वीट्स पढ़ें तो किस तरह से उन्होंने अर्नब गोस्वामी को एक विलन के रूप में पेश किया है, उसको आपको एक एक करके बताती हूँ और फिर उस पर आपका फीडबैक मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगी कि आप दीजिए। अर्नब गोस्वामी का जो स्टाइल है, आपने देखा है कि वो टीवी स्टूडियो में गेस्ट्स को बुला लेते हैं। 5-6 विंडोज़, कभी कभी 10 विंडोज़, कभी 12 विंडोज़ में गेस्ट्स बैठे होते हैं और सिर्फ वो बोलते हैं, गेस्ट्स को बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन हाँ, जो उनका प्रीसेट एजेंडा है, जो एजेंडा उन्होंने सेट कर लिया है, अगर उस एजेंडे को सूट करता हुआ कोई गेस्ट है तो उसे बोलने का मौका ज़रूर दिया जाता है। कोई भी इशू हो, चाहे बॉलीवुड का इशू हो, चाहे भारत पाकिस्तान का इशू हो, चाहे भारत चीन का इशू हो, किसी भी नेशनल इशू को आप उठाकर देख लीजिए तो सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं अर्नब गोस्वामी। उन्हें ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सरकार के एडिटर इन चीफ हैं, बहुत बार ऐसा बोला गया है। लेकिन राम गोपाल वर्मा आज क्यों बरस पड़े अर्नब गोस्वामी के बारे में? अब आपको ये बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की जब से आत्महत्या का मामला सामने आया, उन्होंने कई बार सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर अर्नब गोस्वामी ने ये बोला कि बॉलीवुड इज़ द डर्टीएस्ट इंडस्ट्री, इट इज़ फुल ऑफ रेपिस्ट्स, इट इज़ फुल ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़र्स, और बॉलीवुड को बहुत ही एक तोड़ मरोड़ कर बॉलीवुड की इमेज पेश करने की कोशिश की थी। तो आज राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट के जरिए ये कहा है कि अब मैं एक फिल्म बनाऊंगा जिसका नाम है अर्नब द न्यूज़ प्रोस्टिट्यूट। जी हाँ, प्रोस्टिट्यूट के मायने अब मैं आपको हिंदी में नहीं बताऊंगी, ये सबको पता है कि न्यूज़ प्रोस्टिट्यूट करके अर्नब गोस्वामी को पेश करना, राम गोपाल वर्मा आप सोच सकते हैं कि वो कितना इस समय चिढ़े हुए हैं अर्नब गोस्वामी के स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग से, स्टाइल ऑफ कंडक्टिंग द टीवी डिबेट, कि आज उन्होंने ये प्रण कर लिया कि वो अर्नब गोस्वामी की असलियत को बेनकाब करेंगे। अगर मैं उनके ट्वीट्स आपको पढ़ के बताऊं तो उन्होंने क्या लिखा है, विच इज़ रियली वर्थ एन अटेंशन। ही हैज़ रिटन इन हिज ट्वीट्स दैट आई विल टेक द क्लोथ्स ऑफ हिज फसाड and expose him along the lengths and breadths of his vital corrupt stats। यानी कि जिस तरीके से वो स्टोरी को बताते नहीं हैं बल्कि बेचते हैं और उनका एक प्रीसेट एजेंडा होता है, तो उन्होंने कहा है कि मैं अर्नब गोस्वामी को बिल्कुल बेनकाब करके रहूँगा। ये और राम गोपाल वर्मा का कहना है। और इन्होंने ये भी एक ट्वीट में कहा कि इट्स नॉट इनफ टू क्रिएट हीरोज़ इन फिल्म्स and be heroes in films, but you need to stand up अगेंस्ट विलन्स लाइक अर्नब गोस्वामी। उन्होंने कहा है कि अर्नब गोस्वामी एक मीडिया इंडस्ट्री के विलन हैं और उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है। तो न्यूज़ पेश करते करते, प्रोग्राम्स कंडक्ट करते करते बहुत बार न्यूज़ एंकर्स कुछ भी बोल जाते हैं किसी के बारे में, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझ में आता कि जिस इंडस्ट्री पर या जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो चीज़ें वापस उन पर पलट कर आएँ। तो आज अर्नब गोस्वामी के साथ मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। अभी अर्नब की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, बिकॉज obviously it will be seen as a creative expression of राम गोपाल वर्मा। लेकिन जो राम गोपाल वर्मा की जो एंग्स्ट है, जो उनकी एंग्विश दिख रही है अर्नब गोस्वामी से, कि जिस तरह से उन्होंने पूरी बॉलीवुड को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश किया है, तो उनके ट्वीट्स इस बात को बताते हैं। और वर्मा ने बिल्कुल, राम गोपाल वर्मा ने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि ही टॉक्स इन सच अ हॉरिबल वे अबाउट बॉलीवुड, ही कॉल्स इट he's spoken about the fact that Bollywood is full of gangsters, full of sexual abusers, rapists। तो ये बातें राम गोपाल वर्मा को अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से अब उन्होंने प्रण किया है कि वो अर्नब गोस्वामी को बिल्कुल बेनकाब कर देंगे। तो अब इस पर अर्नब गोस्वामी का क्या रिएक्शन आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जी हाँ, अगर ये फिल्म बनती है तो ये भी बताएगी ये फिल्म कि अर्नब गोस्वामी सरकार के कितने करीब हैं, वो एजेंडाज उनके कैसे सेट होते हैं, वो स्टोरी बताते नहीं हैं बल्कि स्टोरीज़ को बेचते हैं। तो ये सारी इनका जो मोडस ऑपरेंडी है उसको बेनकाब करती हुई राम गोपाल वर्मा की जो ये फिल्म है अर्नब द न्यूज़ प्रोस्टिट्यूट, दिस इज़ द न्यू फिल्म अबाउट विच ही इज़ गोइंग टू एक्सपोज द एडिटर इन चीफ ऑफ रिपब्लिक टीवी, दैट इज़ अर्नब गोस्वामी। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, लेकिन मीडिया की जो न्यूज़ एंकर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनको भी शायद बहुत बड़ी एक सीख भी मिलेगी कि किस तरह से एक न्यूज़ एंकर को, किस रिपोर्टर्स को अपने आप को एक एजेंडा बताते हुए किस तरह से पेश करना चाहिए। लेकिन आपको एक ओवरऑल पिक्चर में अगर मैं बताऊं तो जो न्यूट्रलिटी ऑफ मीडिया है, वो आज उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि मीडिया कितना न्यूट्रल है और मीडिया क्या सर्वाइव कर सकता है अगर आप साइड्स नहीं लेते हैं।
Is there a compulsion to be seen by the side of the government, or you can take your own independent decisions and take a stand on a particular issue? तो ये सारे बड़े सवाल इस समय हैं, लेकिन फिलहाल जब ये फिल्म आएगी तो शायद मेरे ख्याल से सारे लोग ही एंजॉय करेंगे और मीडिया इंडस्ट्री के लिए शायद एक बड़ा लेसन भी होगा। तो इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। You can follow me on Twitter at Neelu317. There's an email ID which is flashing on your screen. You can send us your feedback. Thanks for watching. It's not fake.